नमस्कार साथियों। आप सभी का एन जी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को परीक्षार्थियों का उज्जवल भविष्य हो कामना करता हूँ कि मैं जो हिंदी का कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान हिंदी वर्णमाला का देने जा रहा हूँ, आपको अच्छा लगे। कोशिश करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित हो। जो भी भाई हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा BSTC हैं, जो DLED B.Ed है, 4th ग्रेड के हैं, पटवारी के आने वाले हैं, रीट के आने वाले हैं, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का कुछ सिलेबस जो हमारे वर्णमाला व्यंजन है, यानी कि हमारे हिंदी का व्याकरण है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब साथियों शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण को। व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उसके बाद में संधि। तो सबसे पहले हम अगर एक व्यक्ति को विचारों के आदान प्रदान, साथियों विचारों के आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। साथियों क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि विचारों के हिंदी, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में पढ़ेंगे हम हमारी वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिंदी में विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। हिंदी में विचारों के जब आदान प्रदान के लिए आवश्यकता होती है, किसकी होती है साथियों? भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा की आवश्यकता साथियों, भाषा की हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विचारों के आदान प्रदान के, क्वेश्चन आपके लिए है कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है। अब आवश्यकता किसकी होती है साथियों? तो आवश्यकता भाषा की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन में दिया जा सकता है भाषा की, वर्णों की, या वर्णमाला की, या पदों की। तो आपका आंसर क्या होगा? भाषा। आपका आंसर क्या होगा? भाषा। क्या होगा आपका आंसर? भाषा। राइट आंसर। कहीं भी एग्जाम में आ जाए तो आपको गलती नहीं करना है, भाषा की आवश्यकता होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि भाषा क्या होती है, भाषा का निर्माण कैसा होता है। तो सबसे पहले साथियों अगर भाषा के निर्माण की बात करें तो भाषा का निर्माण सबसे पहले वाक्यों से होता है। भाषा का निर्माण किससे होता है? भाषा का निर्माण सबसे पहले वाक्यों का होता है। वाक्यों का होता है, और उसके बाद में साथियों किसका होता है? पदों का। वाक्यों के बाद में किसका होता है? पदों का। और पदों के बाद में किसका होता है साथियों? तो शब्दों को। इस प्रकार हमारी भाषा का निर्माण होता है। किसका होता है? शब्दों को। अगर भाषा का निर्माण तो सबसे पहले भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, वाक्यों का पदों से सार्थक शब्दों से। यहाँ पर सार्थक शब्द भी लिख सकते हैं हम, सार्थक ऐसे लिखते हैं, सार्थक शब्दों से। भाषा का निर्माण किससे होता है? लास्ट में सार्थक शब्दों को बराबर भाषा। ठीक है, अब व्यवस्थित क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या होगा। तो साथियों व्यवस्थित क्रम की बात करते हैं। व्यवस्थित क्रम, अब भाषा का व्यवस्थित क्रम पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे वर्ण आएंगे, वर्ण या ध्वनि आएंगे। साथियों क्या आएगी? ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। उसके बाद में क्या आएगा साथियों? शब्द आएंगे। उसके बाद में क्या आएंगे? शब्द आएंगे। शब्द के बाद में क्या आएंगे? पद आएंगे। पद के बाद में क्या आएंगे साथियों?
वाक्य, और वाक्यों के बाद में क्या आएगा साथियों, भाषा। इस प्रकार हमारी भाषा का निर्माण होता है। और भाषा का व्यवस्थित क्रम पूछे तो सबसे पहले ध्वनि या वर्ण आएंगे, उसके बाद में शब्द आएंगे, शब्द के बाद में पद आएंगे, पद के बाद में वाक्य बनेंगे, और वाक्य के बाद में हमारी भाषा। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का व्यवस्थित क्रम पूछे तो सबसे पहले क्या होगा साथियों, सबसे पहले आएगा आपका, क्या आएगा जो लिख रखा है मैंने, सबसे पहले वर्ण या ध्वनि आएगी, वर्ण या ध्वनि, उसके बाद में शब्द आएंगे, शब्द के बाद में पद आएंगे, और पद के बाद में वाक्य। इस प्रकार हमारी भाषा का व्यवस्थित क्रम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या है, व्यवस्थित क्रम क्या है, तो अगर आपको कंफर्म है, याद होना चाहिए कि सबसे पहले वर्ड आएगा, उसके बाद में शब्द आएगा, उसके बाद में पद आएंगे, उसके बाद में वाक्य आएंगे, और उसके बाद में भाषा। इस प्रकार से हमारा व्यवस्थित क्रम है। अब एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि भाषा का व्यवस्थित क्रम है, तो सबसे पहले भाषा दे देंगे, फिर उसके बाद में वाक्य दे देंगे, वाक्य के बाद में शब्द दे देंगे, उसके बाद में ध्वनि दे देंगे, तो ये गलत होगा। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पद पहले दे दे, फिर शब्द दे दे, यानी ध्वनि को बाद में दे दे, तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देना है सभी को। आपको ये क्रम याद रखना जरूरी है। साथियों समझ में आया। एक होता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं साथियों, अक्षर, अक्षर, अक्षर किसे कहा जाता है, अक्षर उसे कहा जाता है जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिनके टुकड़े, जिन ध्वनियों, ध्वनि या वर्ण जिनके कभी टुकड़े नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ध्वनि या वर्ण हम फटाक से एक ही पल में बोल दिया जाए, जैसे अ के हम टुकड़े नहीं कर सकते, ई के भी हम टुकड़े नहीं कर सकते, उ का भी हम टुकड़ा नहीं कर सकते। तो जिन वर्णों के, जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें अक्षर कहते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम हमारी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है साथियों, हिंदी हम पढ़ते आए, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा, उसके बाद में भी पढ़े, फिर कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन हमें जब पता नहीं कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है, तो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका। अब आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, हिंदी वर्णमाला क्या होती है, इनको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला क्या होती है, हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला साथियों, हिंदी वर्णमाला हमारी हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला यहाँ लिखते हैं हम वर्णमाला, वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है कि हमारी ध्वनि या वर्णों का पूर्व निश्चित क्रम या निश्चित क्रम में ध्वनि चिन्हों को या ध्वनि चिन्हों का एक समूह जो व्यवस्थित होता है, क्या होता है, व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में या हमारे मूल हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने मूल वर्ण होते हैं, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में 44 होते हैं। वैसे अगर शब्दकोश के अनुसार देखें तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने मूल वर्ण होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 44। कितना होना चाहिए, 44। अब ये कौन कौन से हैं, पहले तो आपको वर्णमाला का याद होना चाहिए कि हमारे ध्वनि चिन्हों के, या ऐसे लिखें कि निश्चित या पूर्व निश्चित क्रम में हमारे ध्वनि चिन्हों का समूह को जो व्यवस्थित क्रम से लिखा जाता है, व्यवस्थित क्रम से लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है, वर्णमाला। आपको याद होना चाहिए। अब हमारी वर्णमाला कौन कौन सी है, तो हमारी वर्णमाला में 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे बांटा गया है, नंबर 1 स्वर होते हैं, क्या होते हैं, स्वर, और नंबर 2 में क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। साथियों समझना, स्वर कितने होते हैं,
यहाँ आपको याद होना चाहिए कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं साथियों? व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। अब 11 और 33 कितने होते हैं साथियों? 44। कितने हुए? 44। यहाँ तक आपके समझ में आया कि स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये समझ में आया। अब साथियों एक और होता है अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं साथियों? अयोगवाह वर्ण वो होते हैं जे अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह वर्ण में कौन कौन से आते हैं साथियों? एक बार मैं बता रहा हूं। अयोगवाह तीसरा भाग होता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है साथियों? इसमें शामिल किए जाते हैं अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। क्या होते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार को ऐसे लिखा जाता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं। अनुस्वार को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, अ के ऊपर बिंदु होता है तो ये अनुस्वार में आता है। और विसर्ग साथियों आपको पता है किसी भी स्वर के पीछे दो टक्कियां होती हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है, विसर्ग कहलाता है, सॉरी विसर्ग कहलाता है। अब विसर्ग ये अनुस्वार है। अब अयोगवाह तीसरा भाग है, ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया। अब स्वर कितने होते हैं? 11। अब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है साथियों? हम देखते हैं। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? कौन कौन से हैं साथियों? यहाँ पर अध्ययन करते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब साथियों समझने की बात यह है कि ह्रस्व स्वर जो हमारे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यहाँ तक। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? तो साथियों ये होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? 4। अ, ई, उ और री। क्या होता है? कितने हो गए? 4। ये 4 हो गए। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हो गए साथियों? अ, ई, उ, री। अब बचे कितने? 7। 7 कौन कौन से होंगे जो दीर्घ स्वर में आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। कौन कौन से बचे? एक तो बचा आ, एक बचा उ, एक बचा ए, एक बचा ए, एक बचा ओ और एक बचा औ। ठीक है साथियों। यहां ई रह गई साथियों, ई और उ। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। अब साथियों समझने की बात आगे फिर है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, इनको ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बिना बाधा के बाहर निकलती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं साथियों। अब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर 4 हैं, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो साथियों ये एक तो है मूल स्वर, मूल स्वर, ये हमारे मूल स्वर है। उसके बाद में क्या है साथियों? अखंडित स्वर, अखंडित स्वर, ठीक है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। अब साथियों दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? समझने की बात है, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगता है। यहाँ पर 1 मात्रा का समय या कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगता है, इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है,
द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर, और एक कहा जाता है संधि स्वर। द्विमात्रिक स्वर गुरु स्वर, और एक कहा जाता है खंडित स्वर। खंडित स्वर समझना साथियों, क्या क्या कहा जाता है ऐसे समझना, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर एकमात्रिक स्वर है, मूल स्वर है तथा अखंडित स्वर है। दीर्घ स्वर को खंडित संधि स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है, और खंडित स्वर भी कहा जाता है। यहाँ तक आपके समझ में है। अब साथियों स्वरों की बात करते हैं तो स्वर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आपको याद होना चाहिए 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों दो भागों में दो होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, ये कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ये 4 स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में कितने स्वर आते हैं साथियों? 7 स्वर आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर और खंडित स्वर कहा जाता है। अब साथियों हम बात करते हैं व्यंजनों की, व्यंजनों की बात करते हैं। अब व्यंजनों के लिए मैं इनको मिटा रहा हूं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अब साथियों एक बात समझना कि व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या कहा गया है? स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं साथियों, आपको याद होना चाहिए। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो साथियों स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साथियों, क, च, ट, त और प। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें सभी स्वर आ जाए, ठीक है। क, च, ट, त, प। 5 लाइनें हैं, 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग का पहला वर्ण लिखा है मैंने। क्या लिखा है? क, च, ट, त और प। क्या लिखा है? क, च, ट, त, प। ठीक है। अब क के बाद में ख आएगा। क्या आएगा? ख। उसके बाद में ग आएगा। ग के बाद में ग खड़ी वाला आएगा। उसके बाद में अणखाली आएगा। आया समझ में? उसके बाद में च वर्ग की बात करते हैं साथियों। निराश नहीं हुए, हमेशा हिंदी को समझने के लिए थोड़ा सा खुद को अभ्यास करना होगा, ठीक है। अब च वर्ग में च आएगा, छ आएगा, ज आएगा, फिर अणखाली आएगा। इस प्रकार ट वर्ग में ट आएगा, ठ आएगा, ड आएगा, ड ढक्कन वाला आएगा। उसके बाद में अनखाली आएगा। उसके बाद में त वर्ग है, त, थ, द, ध और न। इस प्रकार। और प वर्ग, प में प, फ, ब, भ भेद वाला और म मच्छी वाला। अब ये कितने हो गए साथियों, समझना। थोड़ा सा समझने की बात है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, ख, क से लेकर म तक के। यहाँ लिखे हम क से लेकर म तक के सभी व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। आया समझ में? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा स्पर्शी व्यंजन पहला व्यंजन है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्पर्शी व्यंजन में पहला व्यंजन क है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्शी व्यंजन में अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो अंतिम व्यंजन आपको याद होना चाहिए कि म मच्छी वाला है। म मच्छी वाला है तो अंतिम स्पर्शी व्यंजन है। जहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद में दूसरा व्यंजन कौन सा है साथियों? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है?
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ लिख दूं, समझ रहे? यहाँ लिख देता हूं य र ल व। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हुए, कितने हुए साथियों? यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो साथियों 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। कितने हुए? य र ल व। समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं हम, 2 हो गए, तीसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 3 भाग, मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो 33 व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। उनमें इनको 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। साथियों ऊष्म व्यंजन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह अंतस्थ व्यंजन का पहला व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ भी आपको याद होना चाहिए यह है। अगर अंतिम पूछे तो वह। ये समझ में आया? उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों ऊष्म व्यंजन आपको याद होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। पहले तो ये याद होना चाहिए कि ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स सलगम वाला, स सलेट वाला, श षट्कोण वाला और ह हल वाला। ठीक है साथियों, कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? श, स, ह, स और ह, ये 4 होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि ऊष्म व्यंजन का पहला व्यंजन कौन सा है, तो स सलगम वाला। ऊष्म व्यंजन का अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो ह। अब बात एक यहाँ बनती है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन, कितने हैं? 33 व्यंजन। अब 33 व्यंजनों में पहला व्यंजन कौन सा है, तो पहला व्यंजन आपको याद होना चाहिए कि क है। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं उनमें अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो अंतिम व्यंजन कौन सा होगा साथियों? ह होगा। कौन सा होगा? अंतिम व्यंजन ह होगा और प्रथम क होगा। यहाँ तक समझ में आया? व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब साथियों यहाँ समझते हैं हम आगे जो बच्चे हैं उनको, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं है। एक है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से शामिल होते हैं साथियों? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। श सत्रेण वाला, त तसुर वाला, ज्ञानी वाला और जो श्रवण कुमार में स्र लिखा जाता है वो स्र होता है। इस प्रकार 1 2 3 4 कितने हुए? 4 हो गए। दिखाई दे रहा है साथियों? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ओके, दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं, संयुक्त व्यंजन उसमें श, त्र, गे और स्र। अब इनको हमारे मूल स्वरों में शामिल नहीं किया गया है साथियों। याद रहने की बात है, याद रखना जरूरी है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर नहीं है पूछ रहा है तो चारों में से एक हटा देगा और एक इनमें से दे दिया जाएगा, कोई सा भी। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो 3 इनमें से दे दिए जाएंगे, एक इनमें से डाल दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आपको याद होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, त्र, गे और स्र। कितने होते हैं? 4। इस प्रकार कितने हो गए? 33 और 4 44, सॉरी 44 और 4 48 हो गए। अब एक होते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन या द्विगुण वर्ण। तो साथियों ये कौन कौन से हैं? एक होता है ढ वाला जिसके नीचे बिंदु लगा होता है, और एक होता है ढ और ढ दोनों होते हैं। साथियों ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनको भी मूल स्वरों में शामिल नहीं किया गया है।
एक होता है अयोग वाह, जो मैंने पहले बताया था अयोग वाह। हमारी वर्णमाला में इनको भी मूल स्वरों में मूल व्यंजनों मूल वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है। ये कौन कौन से हैं अभी बताया था। तीसरा भाग अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग अनुस्वार को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और विसर्ग है इस तरीके से। इस प्रकार हमारी वर्णमाला में ये है। अब ये कितने हैं? 2। तो साथियों हम लगाते हैं टोटल 52 शब्द को इसके अनुसार। 44 मूल वर्ण प्लस 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 द्विगुणक वर्ण 2 अयोगवाह वर्ण। कितने हो गए? 2 2 4 4 4 8 8 44 52। इस प्रकार हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। लेकिन मूल वर्णमाला में कितना है? 44। आपको याद होना चाहिए 44 होते हैं। यहां तक समझ में आया साथियों? समझ में आया? अगर आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, कमेंट्स अवश्य करना, ठीक है। ये हो गई हमारी हिंदी वर्णमाला। एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले मैंने बताया था विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा का निर्माण किससे होता है? वाक्यों से। वाक्यों का निर्माण पदों से। पदों का निर्माण सार्थक शब्दों से। उसके बाद में हमारी भाषा का निर्माण होता है। अगर व्यवस्थित क्रम से पूछे, व्यवस्थित क्रम से हिंदी के बारे में, हिंदी का व्यवस्थित भाषा का व्यवस्थित क्रम पूछे तो सबसे पहले वर्ण या ध्वनि आएगी, उसके बाद में शब्द आएंगे, शब्द के बाद में पद आएगा, पद के बाद में वाक्य आएगा, उसके बाद में भाषा आएगा। व्यवस्थित क्रम जो मैंने पहले लिखवाया है। उसके बाद में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं आपको याद होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में 44 मूल रूप से वर्ण होते हैं। इन 44 मूल वर्णों में 11 स्वर होते हैं साथियों, और 33 व्यंजन होते हैं। जो आपके सामने हैं 11 कितने होते हैं? क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं। अब साथियों 11 स्वरों को विभाजित किया गया है 2 भागों में। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब साथियों ह्रस्व स्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, या अखंडित स्वर भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर जो हमारे 7 है, कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और इस प्रकार 7 हो गए। इनको किन नामों से जाना जाता है दीर्घ स्वरों को? तो साथियों संधि स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, और खंडित स्वर भी कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब करते हैं बात व्यंजनों की। व्यंजनों कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब 33 व्यंजन होते हैं तो इनको किस प्रकार डिवाइड किया गया है साथियों? इनका डिवाइडेशन देखते हैं। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो साथियों स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। क से लेकर म तक के सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन से? क से लेकर म तक, क, च, ट, ट, प। इस प्रकार सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्शी व्यंजन, पहला स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए क पहला स्पर्शी व्यंजन है। अगर पूछ लिया जाए कि स्पर्शी व्यंजन का अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए कि म अंतिम व्यंजन है इसका स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद में साथियों आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन साथियों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। क्या होते हैं? य, र, ल, व। आया समझ में? उसके बाद में उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? श, स, और ह। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में साथियों कितने? अब आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जिनका निर्माण साथियों इन्हीं से होता है। जो हमारे व्यंजन है, जैसे श है तो श प्लस त्र प्लस अ, क प्लस त्र प्लस र, त्र को इस तरीके से इन्हीं वर्ण
हमारे व्यंजनों में से इनका विभाजन किया गया है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं सर, एक बार फिर समझना, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, त्र, गे और श्रवण कुमार वाला स। अब द्विगुणक वर्ण कौन कौन से होते हैं, ड और ड, जिनके पीछे 2 तकियां लगी रहती है दोनों के, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब साथियों अयोगवा अनुस्वार कौन कौन से हैं, तो साथियों अयोगवा वर्ण, तो अयोगवा अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है, ये भी 2 होते हैं। इस प्रकार 44 हमारे मूल वर्णमाला में वर्ण है, कितने हैं, 44। उसके बाद में 4 कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन, 2 कौन से हैं, द्विगुणक और 2 कौन से अयोगवा। इस प्रकार शब्दकोश के अनुसार 52 वर्णों का उल्लेख है। यहाँ तक समझ में आया। अब साथियों आगे बढ़ते हैं कि हमारे स्वर हैं, क्या है हमारे स्वर। अब स्वरों का विभाजन भी किया गया है, तो विभाजन तो मैंने बता दिया आपको कि स्वरों का विभाजन कौन कौन सा है। एक स्वर होता है प्लुप्त, जो संस्कृत में वेदों में प्रयोग किया जाता है, प्लुप्त स्वर, लेकिन उसका बहुत कम विवरण होता है, बहुत कम उसको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछ भी लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में प्लुप्त स्वर भी होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब तीसरा स्वर है वो जो संस्कृत में आता है, यहां तक हमने पढ़ा। अब साथियों स्वरों का भेद, स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन हम कैसे करते हैं ये आपको समझना है। स्वरों का विभाजन, अब स्वरों का विभाजन इनको मिटा दूं मैं, आगे बढ़े। समझ में आया? अगर समझ में आया कमेंट्स करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है साथियों। मिटा दो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्वरों का विभाजन किस किस तरीके से विभाजन किया गया है, एक उच्चारण के आधार पर, एक मुख के आधार पर और एक हमारी जिह्वा के आधार पर, ठीक है। मुखाकृति होठों के आधार पर और जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, उसका विवरण हम आगे पढ़ते हैं। पहले इनको मिटाते हैं, ठीक है साथियों। हिंदी को समझना एक आसान है साथियों, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन अभ्यास जरूरी है। बार बार जब हम अभ्यास करेंगे तो हिंदी वर्णमाला को हम आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में डरने की कोई बात नहीं है। आपको आसान तरीके से आपका यूट्यूब चैनल एनजीकेबी क्लासेस आसान कर देगा आपके लिए हिंदी वर्णमाला का, इसमें कोई डाउट नहीं है। विश्वास अगर मन में है तो सफलता आपको अवश्य मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। अब पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन क्या पढ़ते हैं, स्वरों का विभाजन। तो सबसे पहले स्वरों को विभाजन किस स्थिति में कैसे किया गया है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। नंबर 1, जिह्वा की स्थिति। आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमारे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है। नंबर 1 इसमें पढ़ते हैं। नंबर 1 कौन सा है, अग्रस्वर। साथियों पहले मैं लिख देता हूं, नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अब साथियों समझना आसान है आपके लिए लेके आया है हिंदी को आसान तरीके से करने के लिए एनजीकेबी क्लासेस, ठीक है। अब हिंदी अग्रस्वर किसे कहते हैं, अग्रस्वर जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसमें पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर को कहा जाता है कि जब जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं, जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का जो अग्रभाग है, कौन सा अग्रभाग, जैसे ये हमारी जिह्वा है साथियों, ये हमारी जिह्वा है, क्या है हमारी जिह्वा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, मिटा देंगे। ये
हमारी जिह्वा है, ठीक है। अब जिह्वा का अग्रभाग यानी कि ये भाग क्या रहता है, सक्रिय, सक्रिय रहता है या प्रयत्न रहता है, ठीक है। सक्रिय रहता है या प्रयत्न रहता है, कौन सा भाग, अग्रभाग, कौन सा, अग्रभाग। अग्रभाग जिन स्वरों में अग्रभाग जिह्वा का सक्रिय रहता है उन स्वरों को क्या कहते हैं साथियों, उन स्वरों को कहते हैं अग्रस्वर। क्या कहते हैं, अग्रस्वर। अब इसमें कौन कौन से आते हैं साथियों, सबसे पहले ई और ई, ए और री, कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी ई, ए और ए। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, याद होना चाहिए, कितने आते हैं, 5। कौन कौन से आते हैं, 5, ई, ए, आई और री। इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर। अब देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या है कि हमारी जिह्वा है, ये हमारे जिह्वा का मध्य भाग है और इस मध्य भाग में सक्रिय या प्रयत्न होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा का मध्य भाग प्रयत्न करता है या सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर कहते हैं। अब साथियों कौन सा है, ये है अ, कौन सा है, अ, ठीक। अब है पश्च स्वर। तो साथियों आपको दिमाग लगाना है कि अग्र स्वर में कौन कौन से आ गए, ई, बड़ी ए, री और अ। अब बच्चे कौन से हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, तो साथियों अब देखते हैं। एक बच गया आ, ठीक, आ बच गया। उसके बाद में कौन सा बचा, आ गया, आ गया, ई आ गई, ई आ गई, ऊ। उसके बाद में बड़ा ऊ। उसके बाद में ए आ गया, ए आ गया, ओ। और उसके बाद में ओ औरत वाला आए। और एक होता है अंग्रेजी का आ, जिसे हम डॉक्टर स्वर भी बोलते हैं, ये भी इसमें आता है। किसमें, अग्र पश्च भाग में। अब पश्च स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी ये जिह्वा है इसका पश्च भाग सक्रिय रहता है। क्या रहता है, सक्रिय या प्रयत्न करता है, उन्हें क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से, आ, उ, ओ, औ और डॉक्टर वाला अ। इस प्रकार 3 2 5 5 6 6 5 11। इस प्रकार हमारे इन स्वरों का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, इन 11 स्वरों का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर रिवीजन करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है साथियों। हमेशा हिंदी को पढ़ते वक्त सकारात्मक सोच के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बार बार अभ्यास करने से हिंदी इतनी इजी हो जाएगी कि जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। वर्ण विचारों को अब जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमारे स्वरों को विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं या अग्र स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय या प्रयत्न करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें ई, ए और री। इस प्रकार 5 स्वर अग्र स्वर में आते हैं। उसके बाद में मध्य स्वर है। मध्य स्वर जिस या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, प्रयत्न रहता है, उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर कौन सा है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में कौन सा है, पश्च स्वर। पश्च स्वर में साथियों कौन कौन से आएंगे, आ, उ, औ और औ। इसके बाद में एक डॉक्टर वाला स्वर है आ, जिसे हम डॉक्टर लिखते हैं। जैसे बार अब ये डॉक्टर लिखते हैं तो ये आ है,
तो इसको भी इसी में शामिल किया गया है। इस प्रकार हमारी जीवया के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। अब दूसरा अगला विभाजन करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। साथियों, कॉन्फिडेंस बराबर होना चाहिए। कोई भी मुसीबत हमेशा कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे तो मुसीबत आसान होगी, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता अपने कदम चुमेगी। मेहनत ऐसी करना चाहिए कि सफलता के पहुंचने पे हमें कदम ऐसे रखने चाहिए कि किसी को पता नहीं चले, लेकिन जब सफलता मिले तो सफलता आपकी पूरे माहौल में एक शोर मचा दे, एक माहौल में शोर मचा दे। मेहनत इतनी शांत होनी चाहिए कि जब सफलता मिले तो शोर मचाते हुए आपके पास पहुंचे। अब पढ़ते हैं हम आगे, क्या पढ़ते हैं? मुख आकृति के आधार पर। किस आधार पर? मुख आकृति के आधार पर। ठीक है, अगला दूसरा विभाजन मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुख आकृति के आधार पर हमारे स्वरों का विभाजन कितने भागों में बांटा गया है साथियों? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 संवृत स्वर, नंबर 2 अर्ध संवृत स्वर, समझना साथियों। नंबर 3 विवृत स्वर, नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। अब मुखाकृति के आधार पर, जो हमारा मुख है उसकी आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है आपको याद होना चाहिए। कितने भागों में बांटा गया है मुखाकृति के आधार पर? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संवृत स्वर, इसमें क्या है? बंद सा हमारा मुख क्या रहता है? बंद रहता है। क्या रहता है साथियों? बंद सा रहता है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख बंद सा प्राय लगता है, बंद सा प्राय लगता है। अब इसको उच्चारण करके देखिए आप साथियों, जब उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा मुख बंद है। ई उ और उ कितने हुए साथियों? कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन से हुए? ई उ उ। अब इनको याद करने का ट्रिक भी आपको याद होना चाहिए कि संवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद सा प्राय रहता है, बंद सा प्राय रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वो स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद सा प्राय लगता है या होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। ये संवृत स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? अर्ध संवृत स्वर। पहले संवृत स्वर था, अब अर्ध संवृत। अर्ध संवृत क्या होता है? इसमें हमारा मुख आधा खुला होता है, आधा खुला होता है। ये कितने होते हैं साथियों? ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए और ओ। कौन से होते? कितने होते हैं? 2, ए और ओ। साथियों याद होना चाहिए कि अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? ए और ओ। इनका उच्चारण करके देखिए, आप खुद देखिए, ए ओ यानी आधा खुला रहता है। अब एक है विवृत स्वर। विवृत स्वर, अब विवृत स्वर कौन सा है साथियों? तो विवृत स्वर है आ। आ विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं साथियों, जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है। उच्चारण करके देखिए, आ
उच्चारण करके देखिए आ, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। और कौन सा है? आ। अब बचे कितने? अर्ध संवृत। अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत क्या है साथियों? संवृत स्वर से कम और अर्ध संवृत से ज्यादा। संवृत स्वर से कम और अर्ध संवृत से ज्यादा वो स्वर अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे साथियों? कौन कौन से बचे हैं? एक तो बचा है अ। इधर देखिए अ बच गया, आ गया, ए, ई आ गई, ई आ गई, ए आ गया, तो फिर बचा कौन सा? ए। उसके बाद में औ औरत वाला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आता है ये डॉक्टर वाला आ। ठीक है साथी। इस प्रकार अर्ध संवृत में साथियों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्ध संवृत स्वर कौन सा है, तो डॉक्टर वाले स्वर को भी हम अर्ध संवृत अर्ध विवृत स्वरों में भी शामिल करते हैं। अब अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं? अ, ई, ए, औ, तीन और एक डॉक्टर वाला स्वर। ठीक है। विवृत स्वर कौन से हैं? आ। अर्ध संवृत कौन से हैं? ए और औ। और संवृत स्वर कौन से हैं? ई, उ, ऊ। इस प्रकार हमारे स्वरों को मुख आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। साथियों आपको याद होना चाहिए कि मुख आकृति के आधार पर हमारे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? समृद्ध स्वर जिसमें हमारा मुख प्रायः बंद रहता है। क्या रहता है? प्रायः बंद रहता है। और विवृत स्वर में क्या रहता है? खुला रहता है। ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में साथियों अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत भी याद होना चाहिए। अब अर्ध विवृत आपको पहले समृद्ध स्वर है ई, उ, चार हो गए। अगर आपको अर्ध समृद्ध याद है तो ए और ओ। फिर उसके बाद में विवृत स्वर सीधा सा है जिसमें हमारा मुख खुला रहता है, ये आ है। और बचे स्वर कौन से हैं? अर्ध समृद्ध अर्ध विवृत स्वर जिसमें अ, ए और अ। इस प्रकार हमारे स्वरों को मुख आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। साथियों समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना। हर नोटिफिकेशन आपके पास जो भी मैं क्लास डाल रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है साथियों। अब पढ़ते हैं अगला विभाजन। अगला विभाजन किस आधार पे किया गया है? साथियों अगला विभाजन में बता दो ओष्ठाकृति के आधार पर विभाजित किया गया है। तो हम पहले इनको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। आगे पढ़ते हैं साथियों। अब पढ़ते हैं मुख आकृति के ओष्ठाकृति के आधार पर। हमारा मुख आकृति के आधार पर पढ़ लिया हमने, 4 भागों में बांटा था। एक मिनट सर। अगला पढ़ते हैं ओष्ठाकृति। ओष्ठाकार लिखते हैं। या ओटो के आधार पर के आधार पर विभाजन। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? एक बांटा गया वृत्ताकार और एक है कौन सा है? दूसरा है
अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। अब साथियों समझना, ओष्ठाकृति के आधार पर जो हमारे स्वरों का विभाजन किया गया है, अब इनमें साथियों आपको याद होना चाहिए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे जो होठ है इनका आकार वृत्त के समान गोल होता है। कैसा होता है? वृत्त के समान गोल होता है। वृत्ताकार में वृत्त के समान गोल होता है। अब साथियों ये कौन कौन से हैं? अब साथियों समझना, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर जैसे उच्चारण करके देखिए, आप खुद उच्चारण करके देखिए, उ उ ओ ओ, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा होठों का आकार वृत्त के समान गोल हो उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। इसमें अ उ और ओ और औ और डॉक्टर वाला आ। ठीक है साथियों, डॉक्टर वाला आ भी यहीं पर विराजमान रहेगा, समझना। ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठों का आकार वृत्त के समान गोल हो या गोलाकार हो उन्हें क्या कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? उ ओ औ औ। ठीक है, और ये डॉक्टर वाला आ है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। अब साथियों अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। अब अवृत्ताकार स्वर आपको याद होना चाहिए कि जब वृत्ताकार स्वर में, वृत्ताकार स्वरों में ये आ गए तो बचे हुए स्वर किस में आएंगे? अवृत्ताकार में आएंगे। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लीजिए, या तो वृत्ताकार या अवृत्ताकार। वृत्ताकार याद करेंगे तो अवृत्ताकार बच जाएंगे, अवृत्ताकार याद होगा तो वृत्ताकार याद हो जाएंगे। तो साथियों आपको कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है, एक फटाक से आंसर देना है कि कौन सा स्वर वृत्ताकार है और कौन सा स्वर अवृत्ताकार है। अब अवृत्ताकार में लिखते हैं अ आ गया, ई सॉरी छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर उसके बाद में ऊ आ गया, ऊ आ गया, फिर ए, फिर ए, और उसके बाद में ओ यहाँ, तो अ आ ई, बड़ी ए आई, इस प्रकार अवृत्ताकार स्वर है। तो साथियों हिंदी वर्णमाला में अगर हमारे स्वरों की स्थिति या उनका उच्चारण या विभाजन किया गया है तो तीन भागों में बांटा गया है। एक जिह्वे के आधार पर, दूसरा मुखाकृति के आधार पर, तीसरा ओष्ठाकार। ये ओष्ठाकार है। ओष्ठाकार में दो भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। कंफ्यूज आपको कहीं भी नहीं होना, इजी तरीके से आपको समझाया है, शायद समझ में आ गया। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख के होठों का आकार गोलाकार होता है या वृत्ताकार होता है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जिनमें उ ओ और औ और डॉक्टर वाला आ, ये किस में आएंगे? वृत्ताकार स्वरों में आएंगे। अवृत्ताकार स्वर साथियों कौन से हैं? अ आ ई ए और आई, ये अवृत्ताकार स्वर हैं। साथियों शायद आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, एक इजी तरीके से आपको हिंदी वर्णमाला समझाया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना भूलना मत। अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाना, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट्स अवश्य करना। उसके बाद में अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, जिससे कि वो भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी वर्णमाला को या हिंदी का ज्ञान वो भी ले सके और अपनी जिंदगी सुधार सके। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा।
ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।